हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे आज की इस क्लास में। आज से हम एक नई कक्षाएं प्रारंभ करने वाले हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब। आपके पास बहुत ही अच्छा एक सुनहरा मौका है। अभी आपकी जो सरकार है अभी बहुत सारी वैकेंसी निकालने वाली है। आप देख भी रहे हैं, नोटिफिकेशन आ भी रहा है। कुछ परीक्षाएं की संभावित तिथियां भी घोषित कर दी गई है। अमीन पटवारी की एक वैकेंसी आने वाली है, टेट की परीक्षाएं होने वाली हैं और भी बहुत सारे परीक्षाएं हैं जिनकी संभावित तिथियां घोषित की गई है। लगभग जनवरी फरवरी में सभी परीक्षाएं संपन्न करा दी जाएगी। अभी आपके पास 5 महीना 6 महीना का समय है, बहुत अच्छा समय है। कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही महीना का समय दिया जाता है, वैकेंसी आती है, महीने भर में परीक्षाएं ले ली जाती हैं और उसके बाद फिर आपको तैयारी करने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। 1 महीना बहुत कम समय होता है किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए, लेकिन 5 महीना 6 महीना बहुत अच्छा समय है आपके पास। बहुत अच्छा मौका है कि आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। चलिए, आज से हम पढ़ने वाले हैं। आपके बोर्ड पे लिखा ही हुआ है, देख पा रहे हैं आप, कि गवर्नमेंट जॉब के लिए जो मैथ्स की कक्षाएं होती हैं, आज से हम उस कक्षा को चालू करने वाले हैं। जो भी बेसिक चीज़ें हैं सबसे पहले हम उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद चैप्टर वाइज एक एक करके सबको पढ़ते जाएंगे। मैथ्स जिसको आता है, देखिए अमीन पटवारी का है जो सिलेबस आप देख रहे हैं, उसमें 30 नंबर का सिर्फ मैथ्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो जिसको मैथ्स आता है वो एक ना एक पद उसमें से ज़रूर ले लेगा, क्योंकि 30 नंबर बहुत होता है। 150 में 30 नंबर बोलने से जिसके पास में मैथ्स और साइंस का अच्छा कमांड है वो पोस्ट को ले लेगा। आप अच्छे से पढ़िए, अभी भी समय है, 5 महीना 6 महीना अच्छे से पढ़ने से आपका भी क्लियर हो जाएगा। अगर एक पोस्ट को आप ले लेते हैं, किसी भी वैकेंसी का बोल रही हूँ मैं, सिर्फ इसी का नहीं कि अमीन पटवारी का आने वाली बहुत सारी वैकेंसी है। अभी किसी भी एक पद को जब आप ले लेंगे तो आपका अनुभव ऐसा होगा कि आपका कॉन्फिडेंस ऐसा लगने लगेगा कि हाँ, मेरा कॉन्फिडेंस अब पहले से बढ़ गया है। चलिए चालू करते हैं आज से हम पढ़ना। हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैथ्स पढ़ने वाले हैं। मैथ्स, गणित। मैथ्स की शुरुआत जहाँ से होती है हम वहाँ से पढ़ना चालू करेंगे, एकदम बेसिक चीज़ों से। तो हम जानते हैं जो मैथ्स गणित की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? गिनतियों से होती है। गिनती गिनती से हम चालू करते हैं क्या? मैथ्स, काउंटिंग। गिनती कहाँ से चालू होती है? 1 से चालू होती है, आप सब जानते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और ऐसा आगे चलते रहता है। हमने देखा कि मैथ्स की शुरुआत कहाँ से होती है? गिनती से, काउंटिंग से शुरू होती है। और गिनती कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 से लेकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। आप इसको लिख कर कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। जहाँ ख़त्म करेंगे उससे भी आगे की संख्याएं होती हैं। यानी क्या है? गिनती कभी समाप्त नहीं होती, वो अनंत तक चलती है। इसीलिए क्या बोलते हैं, ये जो गिनती है प्रारंभ तो होती है 1 से, लेकिन इसका कोई अंत नहीं होता। प्रश्न यहाँ पे ये पूछ सकता है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 1। पूछ दिया कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी संख्या होती है क्या? नॉट डिफाइंड। हम नहीं जानते कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। एक प्रश्न ये पूछ सकता है कि 2 लगातार संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है? 2 लगातार संख्या, कोई भी संख्या हो लेकिन लगातार होना चाहिए। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे 16 और 17 को ले लें तो इनके बीच में कितने का अंतर होता है? 1 का। अगर हम 29 और 30 को ले लें तो इनके बीच में कितने का अंतर होता है? 1 का।
यानी दो लगातार संख्याओं के बीच में सदैव कितने का अंतर होता है? 1 का अंतर होता है। सबसे छोटी संख्या होती है 1, सबसे बड़ी संख्या नॉट डिफाइंड। दो लगातार संख्याओं के बीच में कितने का अंतर होता है? 1 का अंतर होता है। ये है हमारा क्या? गिनती। अब अगर गिनती से हम एक स्टेप आगे बढ़ें तो देखिए, अगर मैं एक संख्या को काट के दूसरी संख्या को लिखूं, अगर मैं तीसरे को काट के चौथा लिखूं, पांचवा को काट के छठवां लिखूं, सातवां को काट के 8 लिखूं, नौवां को काट के 10 लिखूं, 11 को काट के 12, 13 को काट के 14, 15 को काट के 16, 17 को काट के 18 और 19 को काट के अगर मैं 20 लिखूं मैंने क्या किया? एक एक संख्या को काटा और दूसरी संख्या को लिख दिया। अब अगर मैं क्या करूं? अब अगर मैं दो दो संख्या को काटूं और तीसरे संख्या को लिखूं, दो दो संख्या को काटूं और तीसरे संख्या को लिखूं, ऐसे दो दो संख्या को काट काट कर तीसरे संख्या को लिखते जाए। 18, 21, फिर मैंने 22 और 23 को काट दिया तो 24, 25 और 26 को काट दिया तो 27, 28 और 29 को काट दिया तो 30। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या बनते जा रहा है? ये पहाड़ा। किसका? 2 का, 3 का। 2 का पहाड़ा कैसे बना? जब हमने एक एक संख्या को काटा और दूसरे संख्या को लिखा तब बन गया किसका पहाड़ा? 2 का पहाड़ा। 3 का पहाड़ा कैसे मिला आपको? जब हमने दो दो संख्या को काटा और तीसरे संख्या को लिख दिया तो बन गया क्या? 3 का पहाड़ा। ठीक उसी प्रकार अगर हम 3 संख्या को काट के चौथे को लिखे तो बन जाएगा किसका पहाड़ा? 4 का पहाड़ा। अगर हम 4 संख्याओं को काट के पांचवा को लिखे तो बन जाएगा किसका पहाड़ा? 5 का पहाड़ा। अगर हम 5 संख्याओं को काट के छठवां को लिखे तो बन जाएगा किसका पहाड़ा? 6 का पहाड़ा। देखिए, मैथ्स कहाँ से चालू होती है? गिनती से। गिनती कहाँ से चालू होती है? 1 से। कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी संख्या होती है 1। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? कोई नहीं जानता, नॉट डिफाइंड, कि बड़ी संख्या कौन सी है। दो लगातार संख्याओं के बीच में कितने का अंतर होता है? तो दो लगातार संख्याओं के बीच में सदैव अंतर होता है 1 का। अब देखिए, अगर हम एक एक को काट के दूसरे को लिखें तो बन जाता है 2 का पहाड़ा। दो दो को काट के तीसरे को लिखते जाएंगे तो बन जाएगा 3 का पहाड़ा। 3 को काट के चौथे को लिखेंगे तो बन जाएगा किसका पहाड़ा? 4 का। 4 को काट के पांचवा को लिखने से बन जाएगा किसका पहाड़ा? 5 का पहाड़ा। तो ऐसे बनता है पहाड़ा। अब 4 चीजें होती हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। एक होता है जोड़, एक होता है घटाओ, एक होता है गुणा और एक होता है क्या? भाग। जोड़, जोड़, घटाओ, गुणा और क्या होता है? भाग। जोड़ जिसको हम क्या बोलते हैं? एडिशन। जोड़ यानी एडिशन। घटाओ यानी सब्ट्रैक्शन। गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन और भाग यानी डिवीज़न। 4 संक्रिया है, जोड़, घटाओ, गुणा और भाग। जोड़ यानी एडिशन, घटाओ यानी सब्ट्रैक्शन, गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन, भाग यानी डिवीज़न। जोड़ क्या होता है? जो सीधी गिनती होती है, सीधी गिनती को हम क्या बोलते हैं? जोड़ बोलते हैं। सीधी गिनती जोड़ कहलाता है। कैसे जोड़ कहलाता है समझते हैं उसको। देखिए, अगर मैं लिखूं 9 + 3 तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? दोनों में से बड़ी संख्या है 9। आपको बड़ी संख्या लेना है। बड़ी संख्या लेने के बाद क्या है? छोटी संख्या क्या है? 3। तो 9 से आगे 3 बार सीधी गिनती गिनना है आपको। तो कितना हो जाएगा?
10, 11 और फिर 12। अगर मैं लिखूँ 10 + 2 तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? 10। 10 से आगे 2 बार सीधी गिनती गिनना है आपको, 11, 12। अगर मैं लिखूँ 8 + 9, दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? 9। 9 से आगे कितने बार सीधी गिनती गिनना है आपको? और 8 बार। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। कितना हो जाएगा आपका उत्तर? 17। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि जो सीधी गिनती होती है, सीधी गिनती क्या कहलाता है? जोड़ कहलाता है। अगर मैं लिखूँ घटाव के लिए तो क्या हो जाएगा? उल्टी गिनती। उल्टी गिनती क्या कहलाता है? घटाव कहलाता है। कैसे समझते हैं? अगर मैं यहाँ लिखूँ 9 - 3 तो आपको करना क्या है? दोनों में से बड़ी संख्या को देखना है कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो हम देख रहे हैं बड़ी संख्या है क्या? 9। अब बड़ी संख्या से 3 उल्टे तरफ गिनना है आपको। तो 9 के बाद हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा और एक गिनेंगे तो 7, और एक गिनेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। अगर मैं लिखूँ 5 - 2, दोनों में से बड़ी संख्या क्या है? 5। 5 से कितने बार उल्टे तरफ में गिनना है? 2 बार। 5 से एक बार उल्टे तरफ में गिनेंगे तो 4, और एक बार उल्टे तरफ में गिनेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि उल्टी गिनती घटाव कहलाती है और सीधी गिनती क्या कहलाती है? जोड़ कहलाती है। सीधी गिनती जोड़ कहलाती है, उल्टी गिनती घटाव कहलाती है। अब बात करते हैं इसके लिए गुणा और भाग के लिए। गुणा में क्या है? बार बार जोड़ने की छोटी विधि क्या कहलाती है? गुणा कहलाती है। बार बार जोड़ने की छोटी विधि क्या कहलाती है? गुणा कहलाती है। कैसे समझते हैं? अगर मैं लिखूँ 4 + 4 + 4 + 4 + 4 और फिर +4, इन सबको हमें क्या करना है? जोड़ना है। हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं या फिर एक काम कर सकते हैं, जिस संख्याओं का बार बार रिपीट हो रहा है सबसे पहले उसको लिखते हैं, और जितने बार वो रिपीट हुआ है गुणा करके क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। 4 छक्के कितना होता है? 24 होता है। जब आप इनको जोड़ेंगे तो 4 और 4 8, 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 और 4 कितना होता है? 24 होता है। यानी बार बार जोड़ने की छोटी विधि क्या कहलाता है? गुणा कहलाता है। अगर मैं लिखूँ इसको 5 + 5 + 5 + 5 तो इसका उत्तर कितना होगा? इसको हम 5 × 4 भी लिख सकते हैं और फिर उत्तर हो जाएगा कितना? 20। अगर यहीं पे 5 × 5 × 5 सॉरी 5 + 5 + 5 + 5 + 5 और +5 +5 कर दूँ तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 × 7 कितना होगा आपका उत्तर? 35। ऐसे भी जोड़ के देख सकते हैं। 5 5 10 15 20 25 30 और 5 कितना होता है? 35 होता है। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि बार बार जोड़ने की छोटी विधि क्या कहलाता है? गुणा कहलाता है। अब देखते हैं भाग के लिए, तो बार बार घटाने की छोटी विधि, घटाने की छोटी विधि क्या कहलाता है? आपका भाग कहलाता है। कैसे समझते हैं? बार बार घटाने की छोटी विधि, बार बार घटाने की छोटी विधि को क्या कहेंगे? भाग कहेंगे। अगर मैं ऐसा लिखूं 24 भागित 6 तो इसका उत्तर आप सब जानते हो कितना होगा? 4 होगा। देखिए 24 वस्तु है, उसको एक एक जन को 6 वस्तु करके आपको बांटना है। भाग यानी बांटना हम सब जानते हैं। तो जब हम बांटेंगे 6 करके तो शुरू वाले आदमी को 6 दे देंगे तो कितना शेष बचेगा? 18।
18 में से 6 दे देंगे, कितना शेष बचेगा? 12। 12 में से 6 दे देंगे, कितना शेष बचेगा? 6। और फिर 6 में से 6 दे देंगे तो कितना शेष बचेगा? 0। कितने लोगों में बांट सके हम? 4 लोगों में बांट सके। यानी हम क्या कह सकते हैं कि बार बार घटाने की छोटी विधि क्या कहलाता है? भाग कहलाता है। जोड़ किसको बोलते हैं? सीधी गिनती जोड़ कहलाता है। घटाओ उल्टी गिनती घटाओ कहलाता है। बार बार जोड़ने की छोटी विधि गुणा कहलाता है। बार बार घटाने की छोटी विधि क्या कहलाता है? भाग कहलाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं लिखूं ऐसा 3 + 4, तो आप सब जानते हैं इसका उत्तर कितना होगा? 3 + 4 7। अगर मैं बोलूं 4 + 5 कितना हो जाएगा? 9। अगर मैं लिखूं 6 + 1 7 हो जाएगा। अगर मैं लिखूं 8 + 2 10 हो जाएगा इसका उत्तर। अगर मैं लिखूं 6 - 3 इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 3। अगर मैं लिखूं 9 - 2 इसका उत्तर हो जाएगा 7। अगर मैं लिखूं 8 - 5 इसका उत्तर हो जाएगा 3। अगर मैं लिखूं 4 - 2 इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 2। ये है आपका जोड़ का प्रश्न, ये है आपका घटाव का प्रश्न। अगर मैं गुणा लिखूं 8 × 7, हम सब जानते हैं 8 × 7 = 56। अगर मैं लिखूं 6 × 2 तो 6 दूनी 12। अगर मैं लिखूं 3 × 5 3 × 5 = 15। अगर मैं लिखूं 4 × 9 4 × 9 = 36। ये क्या है? सब गुणा है। हमने देखा कि जब हम जोड़ वाला प्रश्न को हल कर रहे हैं तो सभी प्रश्न हल होके जोड़ के एक संख्या बन गया। जब हम घटाने वाला प्रश्न को हल किया तो हमने देखा कि ये भी क्या हुआ? हल हो गया। जब हम गुणा के प्रश्न को हल करने लगे तो हमने पाया कि हमारा सभी प्रश्न क्या हुआ? हल हो गया। अब बात कर रहे हैं हम किसकी? भाग वाले प्रश्न की। अगर मैं लिखूं 24 / 6, यानी 24 को क्या करना है? 6 से भाग देना है। जो शुरू में लिखते हैं इसको भाग करना होता है किससे? इससे। जब 24 को 6 से हम भाग करेंगे तो हमें मालूम है उत्तर कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। अगर मैं 24 को भाग करूँ कितने से? 8 से, उत्तर कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। अगर मैं 24 को भाग करूँ 4 से, उत्तर में कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। अगर मैं 24 को भाग करूँ 5 से, तो आप देख रहे हो कि 24 5 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। अगर मैं 24 को भाग करना चाहूँ 7 से, तो आप देख पा रहे हो कि 24 7 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। यानी भाग में आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा जो पूरा पूरा भाग चला जाएगा और ऐसा प्रश्न मिलेगा जो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। ये सारे प्रश्न पूरे के पूरे हल होते हैं। ये सारे प्रश्न भी पूरे के पूरे हल होते हैं। ये सारे प्रश्न भी पूरे के पूरे हल होते हैं। जोड़ का प्रश्न, घटाव और गुणा, तीनों के प्रश्न पूरे पूरे हल होते हैं। भाग के जो प्रश्न होते हैं ये प्रश्न पूरे पूरे सब नहीं हल होते। ये तीनों पूरा पूरा हल होता है और ये दोनों आपका पूरा पूरा हल नहीं हुआ। यानी भाग के प्रश्न 2 प्रकार के हुए। ये तो एक ही प्रकार के हैं जो सब के सब पूरे पूरे हल हो गए। ये जो प्रश्न है भाग के प्रश्न, ये पूरे पूरे हल नहीं होते हैं। तो देखिए, जो पूरा हल हो गया उसके उत्तर को हमने लिख दिया। ये भी पूरा हल हो गया, ये भी पूरा हल हो गया। ये दोनों पूरा हल नहीं हुआ है। तो जो पूरा हल नहीं होगा, ये जो 24 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 24/5। ये जो है आपका क्या? 24 को भाग कर रहे हैं हम किससे? 8 से 7 से। 24 को 7 से भाग कर रहे हैं तो ये क्या हुआ? पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। ये पूरा पूरा भाग चला गया, ये दोनों पूरा पूरा भाग नहीं गया। तो जो पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर और अगर हम देख ले तो हम देख पा रहे हैं क्या? देख पा रहे हैं अगर मैं ऐसा लिखूं 3/11,
अगर मैं लिखूँ 4 भागित 9, अगर मैं लिखूँ 5 भागित 7, तो ये जो प्रश्न है जिसको मैंने लिखा, आप देख पा रहे हो कि तीनों के प्रश्न तीनों ही पूरा भाग नहीं जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3/11। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4/9। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5/7। जो पूरा भाग नहीं जाता है हम उसको किस रूप में लिखते हैं? बटे के रूप में लिखते जाते हैं। ये जो प्रश्न मैंने, जो संख्या मैंने बटे के रूप में लिखा, ये जो छोटी सी लाइन है जिसको आप देख पा रहे हैं, 2 संख्या हम लिखते हैं। कौन सी संख्या? एक संख्या को ऊपर में और एक संख्या को नीचे में। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कितना? 3/7। एक मैंने लिखा क्या? 4/9। ये जो संख्या, ये जो छोटी सी लाइन है, इसको हम बोलते हैं क्या? बटा। बटा के ऊपर में एक संख्या होती है, बटे के नीचे में एक संख्या होती है। बटे के ऊपर में जो संख्या होती है उसको हम बोलते हैं क्या? अंश। और जो नीचे में होती है हम उसको क्या बोलते हैं? हर। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। याद रखने के लिए अगर मैं यहाँ ऊपर लिखूं तो आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों दिखने में एक जैसा है, ऊपर और अंश। यानी ऊपर वाला क्या होगा? अंश, और जो बच गया नीचे वाला वो क्या होगा? हर होगा। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, इसको अगर मैं लिखूं न्यूमरेटर और इसको मैं लिखूं डिनोमिनेटर, तो देखिए अगर मैं इसको डाउन लिखूं तो यहाँ पर डी और यहाँ पर डी। डी से डिनोमिनेटर, डी से डाउन, यानी जो डाउन में होगा उसको क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर बोलेंगे। जो ऊपर में होगा उसको क्या बोलेंगे? हम न्यूमरेटर बोलेंगे। याद रखने के लिए ट्रिक है कि ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, डाउन वाले को डिनोमिनेटर और ऊपर वाला क्या बोलेंगे हम उसको न्यूमरेटर। ये जो बटा वाला संख्या है जिसको हम बटे के ऊपर में एक संख्या और बटे के नीचे में एक संख्या लिखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है साधारण भिन्न। क्या बोलते हैं हम इसको? साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन ये कहलाता है क्या? हमारा साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन। अब हमें क्या करना है? ये जो साधारण भिन्न है, इन साधारण भिन्न को पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसमें? प्रश्न कैसे पूछता है कि आप इसको आरोही अवरोही क्रम में जमाइए। किसको? ये जो संख्या है, ये जो बटा वाला संख्या है, जो भिन्न है, जो साधारण भिन्न है, इसको आरोही और अवरोही क्रम में जमाने के लिए दिया जाता है। नॉर्मल संख्या होता है तो हम उसको आरोही और अवरोही क्रम में बड़े ही आसानी से जमा लेते हैं, क्योंकि बचपन से पढ़ के आए हैं, सीख गए हैं, जान गए हैं। प्रश्न क्या पूछेगा? साधारण भिन्न को आरोही और अवरोही क्रम में जमाना। तो ये था हमारा आज का बेसिक क्लास 1 था। कैसे आरोही और कैसे अवरोही निकालते हैं, किसका ज्ञात करते हैं, साधारण भिन्न का, इसको हम पढ़ेंगे क्लास 2 में। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। बेसिक चीज़ें को सबसे पहले सीख लेंगे, किसमें क्या चीज़ होता है, उसके बाद हम मैथ्स को सॉल्व करना चालू करेंगे। आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।